अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज बड़ी मुलाकात हो चुकी है जी इमरान खान साहब से उनकी मुज़ाकराती टीम की। ना सिर्फ मुज़ाकराती टीम की बल्कि उससे पहले चीफ मिनिस्टर केपी अली अमीन गंडापुर साहब भी 1-on-1 इमरान खान साहब से मुलाकात करके गए। सहाफ़ियों ने उनको रोक कर पूछने की कोशिश की कि मुलाकात में क्या बातें हुई, लेकिन वो सहाफ़ियों के सवालात के भी जवाब देने के लिए नहीं रुके। एक्चुअली बताया जा रहा है कि ये असल मुलाकात है और असल जो मुलाकात हुई है वो ये मुलाकात हुई है। फिर तो जो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात है वो तो बहरहाल उसके अलावा हुई है, लेकिन देर सेइंग कि असल जो इम्पोर्टेंस है वो गंडापुर साहब वाली मुलाकात की है, जिसके बारे में लब जो हैं वो चुप हैं और खामोश हैं कि उस मुलाकात में क्या बातें हुई और क्या गुफ्त शनीद हुई। और बहरहाल नाजरीन, जहाँ तक बात है मुलाकात की फैसिलिटेशन कराने का, तो ये फैसिलिटेशन आज बहरहाल हुई है। इतवार के रोज़ भी मुलाकात न सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी की कराई गई है बल्कि गंडापुर साहब की कराई गई है। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग और पीटीआई से ताल्लुक़ ना रखने वाले भी, यानी हुकूमत की तरफ के PMLN की तरफ के भी कई इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये पीटीआई के लिए लगता है कि कुछ मामलात उनके लिए आसान हो रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि दो मुलाकातें और काफ़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें, और एक तो बिल्कुल ही आप समझें कॉन्फिडेंशियलिटी की मुलाकात, क्योंकि ये जो मुज़ाकराती कमेटी वाली हुई है यहाँ पर तो ये खुद भी ये वफ्द बता रहा था, ये अरकान बता रहे थे कमेटी के कि ये तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वाली मुलाकात थी। लेकिन वो जो गंडापुर साहब वाली मुलाकात है उसके हवाले से काफ़ी लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे हालात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। क्या वाकई ये बात सही है या फिर ये आंखों का धोखा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और नाजरीन, दो बातों की क्लैरिटी लेना बहरहाल ज़रूरी है। पहली बात की ये क्लैरिटी है कि आज जो तमाम तर जो गुफ्तगू हुई है और अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं इस मुलाकात के बाद और इसके होते हुए भी, इसके हवाले से चंद जो हमारे पास चीज़ें हैं वो देखते चलिएगा। फिर उसको हम लोग जो पिवट कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड्स के फैसले से, कल अब बताया जा रहा है कि हर हाल में आएगा ही आएगा। पिछले इल्तवा को, पिछले डिलेस को खातिर में ना रखते हुए कल अब फैसला हर सूरत आना है। उस फैसले पे तमाम लोगों की नज़रें मरकूज़ हैं, होनी भी चाहिए। पीटीआई और हुकूमत को दोनों को इस फैसले का बेसब्री से इंतज़ार है, होना भी चाहिए। अवाम को भी इंतज़ार है, वो भी होना चाहिए। और नाजरीन, जो अभी तक ये जो जुडिशल कमीशन के हवाले से जो एक मशरूत करने वाली बात है, यानी कि मुज़ाकरात के हवाले से जो एक गुफ्तगू है, वो आपको दिखाते हैं कि इसमें एक बहुत मच नीडेड क्लैरिटी है जो कि बहरहाल मौजूद है। देखते चलिएगा अभी उस नुकात को हम लोगों ने उनको प्लेस किया हुआ है इन ऑर्डरली मैनर। हुकूमत की जानिब से नाजरीन इजाज़त मिलने के बाद पीटीआई की मुज़ाकराती टीम ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की, और जो मुलाकात है उसमें दो जो रहनुमा हैं वो मौजूद नहीं थे, यानी कि सलमान अकरम राजा और हामिद खान साहब, सेनेटर हामिद खान, ये मौजूद नहीं थे। मुज़ाकराती कमेटी से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से तवील मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से मुलाकात किए बगैर रवाना हो गए। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा हामिद रजा का कहना था कि आज बानी पीटीआई के साथ कंट्रोल्ड माहौल में मुलाकात हुई, जहाँ हमने बानी पीटीआई के आगे अपने नुक्ता नज़र रखा। बानी पीटीआई ने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर गैर जानिबदार कमीशन तहकीकात करे और हक़ाइक़ तक पहुँचे ताकि ज़िम्मेदारान का तयन हो सके। कमीशन की सरबराही किसी गैर जानिबदार जज को दें। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी है। कमीशन तश्कील ना दिया गया तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। डेडलाइन की तोसी के बारे में फैसला बानी पीटीआई ने करना है। मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई ने अपनी रिहाई की कोई बात नहीं की। वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या NRO नहीं लेना चाहते। ये भी इंपॉर्टेंट बात है नाजरीन, इंपॉर्टेंट बयान है। मुज़ाकरात करने के लिए बानी पीटीआई ने उमर अयूब को पूरा इख्तियार दिया है। चार्टर ऑफ डिमांड पर बानी पीटीआई के नहीं, मुज़ाकराती कमेटी के दस्तखत होंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमें कल के फैसले का अंदाज़ा है। अल कादिर ट्रस्ट के बारे में फैसला पाकिस्तान की नेक नामी नहीं होगी, ये कोई ज़ाती यूनिवर्सिटी नहीं थी। यानी कि हामिद रजा साहब के हिसाब से अगर उनके बयान से चलें, वो ये समझ रहे हैं कि फैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ आने वाला है। क्या ये जो एक वरी है पीटीआई की, ये तमाम इतराफ़ में मौजूद है? क्योंकि जो दूसरी तरफ की बात है वो फैसल चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि फ़ैसला उनके हक़ में आना है और बरियत का फ़ैसला है, इसीलिए उसको लिखने में देर हो रही है। पीटीआई के ही अपने लोगों के अलग अलग ख्यालात हैं कि फ़ैसला आना क्या है। खैर वो कल पता चली जाएगा, लेकिन मच नीडेड क्लैरिटी ये है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात को मशरूत खान साहब की रिहाई से नहीं किया है। पहली शर्त उन्होंने जो आयद की है वो ये की है कि जुडिशल कमीशन का जो क़याम है वो 2 इवेंट्स के ऊपर किया जाए। ये कई दफ़ा ये हुकूमत की तरफ से ये बात की जा रही है कि उनको अपनी रिहाई से वो मशरूत कर रहे हैं कि पहली शर्त है कि उनकी रिहाई हो खान साहब की, लेकिन ऐसी बात
बिल्कुल है नहीं, और ये बड़ा कैटेगोरिकली इस बात की तरदीद की है मुज़ाकराती वफ्त ने जब उन्होंने बाहर आके प्रेस टॉक की है। वरना वो ये कहते हैं कि सबसे पहली शर्त ये है कि उनको निकालें। ऐसे उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तो खान साहब ने कोई बोला ही नहीं कुछ। उन्होंने तो कहा कि पहले जुडिशल कमीशन का क़याम हो जाए। एक ये वन मच नीडेड क्लैरिटी है जो हो। दूसरा नाजरीन, 190 मिलियन पाउंड केस का जो पस मंज़र है, इल्ज़ाम क्या है जो कि PTI के ऊपर हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, कौन कौन गवाहान हैं जो कि इस सिलसिले में पेश हुए हैं, जिन्होंने बाकायदा उस इल्ज़ाम की तस्दीक की है। ये कुछ हमारे पास उस सिलसिले में नुकात हैं और इसको एक तरह से इनको गो थ्रू करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब फैसला चंद घंटों की दूरी पर है। 190 मिलियन पाउंड केस का पस मंज़र नाजरीन देखते चलिएगा कि उसमें क्या उसके कंटेंट्स हैं और इल्ज़ाम क्या है। बानी PTI पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 3 दिसंबर 2019 को इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से मुतय्यन रकूम को बहरिया टाउन पर जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल किया। बानी PTI ने शहजाद अकबर के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी टाइकून को माली फ़ायदा दिया जिसने कौमी ख़जाने को 190 मिलियन पाउंड और पाकिस्तानी रुपए में ये 99 अरब रुपए हैं उसका नुकसान पहुँचाया। बानी PTI और शहजाद अकबर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने काबीना को गुमराह किया और जानबूझकर बदनीयती से हुकूमत पाकिस्तान की रकम को जुर्माने की मद में मुंतकिल किया। इस एहसान के बदले साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एहतियात की आड़ में गैर कानूनी तौर पर मादी फ़वायद हासिल किए। तकरीबन 458 कैनाल की अराजी है नाजरीन। इसके साथ साथ 285 मिलियन रुपए हैं जो कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को मिले, जिसमें मुल्ज़िम इमरान खान और बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के अहम शवाहिद में मीटिंग मिनट्स और काबीना का फैसला। इसके अलावा वज़ीर आज़म के लिए नोट और वज़ीर आज़म ने खुद इस नोट की मंजूरी दी। नाजरीन, ये उस बंद लिफाफे और ख़त का जिक्र है जो कि कहते हैं कि काबीना से मंजूर कराया गया। लिफाफा बंद था, किसी को पता नहीं था उसके कंटेंट्स क्या हैं, जिसमें बहरिया टाउन और फंड्स की वापसी का जिक्र है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने बानी PTI के खिलाफ शहादत दी, जिसके मुताबिक बानी PTI और शहजाद अकबर ने हक़ाइक़ को काबीना से छुपाया। अब नाजरीन, ये वो गवाहान हैं जो कि इस सिलसिले में इस इल्ज़ाम की, हुकूमत के इस इल्ज़ाम की तस्दीक कर रहे हैं। 10 जुलाई 2020 को पहली तरमीम करके बानी PTI और बुशरा बीबी कानूनी ट्रस्टीज़ नामजद किया गया उनको। इससे कबल बानी PTI, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और बाबर रहमान बतौर ट्रस्टी रजिस्टर हुए थे। बहरिया टाउन से अतिया का अमल और बैंक में भारी रकूम की मुंतकली, ज़मीन की इमारत और आलात, NCA और ARU की प्रेस रिलीजेस सब रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड मुल्ज़िम को बतौर ट्रस्टी जाहिर करता है। बानी PTI और बुशरा बीबी को सज़ा होगी या बरियत होगी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना कल 13 जनवरी को अडियाला जेल में महफूज फैसला सुनाएंगे। अभी तक की यही इतलात हैं और इसमें अभी तक कोई किसी तरह की कोई तरदीद नहीं आई है कि जी फैसला कोई मज़ीद आगे जा रहा है, ऐसा कुछ। अब ये नाजरीन, ये तमाम तर मेरिट्स हैं जो कि फ़ैसले के मौजूद हैं। इन मेरिट्स में कितना वज़न है, कितना नहीं है, ये बहरहाल कल पता चल जाएगा। फिर क्या सियासी मंजरनामा एक बहुत बड़े पैमाने पर मुतवक्के है कि इस फैसले की वजह से ही तब्दील होगा। उस तब्दीली के लिए क्या तमाम तर जो सियासी जितनी इस वक्त एलीट है, चाहे वो अपोजिशन है या हुकूमत है, वो तैयार हैं उस तब्दीली के लिए? इसके ऊपर भी बात करेंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमान, अपने शुरा का रुख करती हूँ। बहुत एक डेकोरेटेड पैनल मेरे साथ आज तशरीफ़ फरमाए इस गुफ्तगू में। कैसर अहमद शेख साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, आप वफाकी वज़ीर हैं बराए मैरी टाइम अफेयर्स। वेरी वार्म वेलकम सर आपको। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा नाजरीन पाकिस्तान JUI से हमें ज्वाइन करते हैं, आप स्टॉलवर्ट हैं अपनी पार्टी के और मायानाज लॉयर भी हैं चूँकि, तो आपका लर्नेड ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल एंड लीगल मैटर्स बोथ हमारे साथ होगा। आपको वेरी वार्म वेलकम सर। शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निडर बेबाक रहनुमा स्टॉलवर्ट हैं और साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं अपनी जमात के, तो आपको भी बहुत बहुत वेलकम। शौकत साहब, आपसे बात का आगाज़ भी करना ज़रूरी है। शौकत साहब, आप अगर पहले फरमा पाएँ, क्योंकि आप कई सारी बातों को प्रिवी हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनकी आप ज़ाती तौर पर एक इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ये फरमाइएगा, कहते हैं असल मुलाकात हुई है आज गंडापुर साहब की और खान साहब की। उस मुलाकात में तो गंडापुर साहब मीडिया के लिए भी नहीं रुके कि वो सवालात का जवाब देते कि उस मुलाकात में क्या बातें हुई। आप अगर हमें कुछ बता सकें कि उस मुलाकात में, मतलब चले कंटेंट क्या था मुलाकात का, और ये फरमाइएगा कि आज ये जो 2 हाई प्रोफाइल मुलाकातें हैं, हमें सो मच सो कि हुकूमती हलकों से भी कई जो लोग हैं या PMLN की तरफ से कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो लगता है कि खान साहब की कोई बहुत उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है बड़े पैमाने पे कि इतनी मुलाकातें उनकी 2 इतवार के रोज करा दी गई। क्या आपकी तरफ भी ये तासुर मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम किसी गलतफहमी में नहीं हैं और ना ही इस तरह के तासुर लेते हैं। इमरान खान ने कह दिया है कि वो NRO नहीं लेंगे तो बस नहीं लेंगे और वो अदालती
जरिए अपने केसेस को फेस कर रहे हैं और एक एक आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं और जिस तरीके से फैसले नाफिज किए जा रहे हैं, तो वो भी आपके सामने है कि अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला जो है वो 2 दफ़ा तो मौखर हो गया, अब तीसरी दफ़ा भी अभी तक तो खैर पता नहीं है कि मौखर है या नहीं है, लेकिन ये फैसला जल्द होना चाहिए क्योंकि इस फैसले में कुछ है नहीं। सजा जरूर होगी, मुझे ये इल्म है। अच्छा, क्योंकि जो इसको रोकने का जो मकसद था कि ये किसी उसने नहीं, ये बड़े सोच समझ कर ये फैसला लिख के दिया जा रहा है और कल अनाउंस हो जाएगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब ये ऊपर अपर हाउस में उसमें जाएगा बड़ी अदालतों में, तो शायद फिर उसके ये ख़त्म ही हो जाए। इसकी कोई हैसियत नहीं है और ना ही इमरान खान को इससे कोई ज़ाती फ़ायदा हुआ है। ये एक साजिशी केस है जो इमरान खान को फंसाने या उनकी किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब का ताल्लुक है, वज़ीर आला है वो, और वो वक्तन फ़वक्तन मुलाकात करते रहते हैं। यहाँ हुकूमत चलानी होती है, यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल है, दहशतगर्दी की सूरत हाल है, वो बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो वहाँ से गाइडलाइन भी लेते हैं और भी हुकूमती मामलात होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि वो, अगर उन्होंने कोई बहुत ही अहम बात होती है तो ज़रूर मीडिया को करते हैं, लेकिन वो हुकूमती मामलात होते हैं जो अक्सर बेशतर करते रहते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो मुज़ाकरात सिर्फ कमेटी के जरिए हो रहे हैं जो सबके सामने है। उस कमेटी में अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल और उसमें बड़े क्लियर कट वो है, खान साहब कह रहे हैं कि ये जब तक ये दाग खत्म नहीं होगा कि जी 9 मई पीटीआई ने किया है, 26 नवंबर को पीटीआई ने ये किया है, वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त हुकूमत जिसकी है वही जो है ना जुडिशल कमीशन बना दे। और अगर जिसकी है, यानी ये आप कहते हैं पीएमएलएन से ये तकाजा नहीं है, जिसकी है वो बना दे। आप एस्टेब्लिशमेंट से तकाजा कर रहे हैं कि वो जुडिशल कमीशन बना दे, ऐसी बात है? मुझे नहीं पता है, मैं तो सीधी अच्छा, बात करता हूँ। सही हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ये एक जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो ये सियासत होती रहेगी सारी जिंदगी। पीएमएल यही कहती रहेगी कि ये तो इंतशारी है, ये दहशतगर्द है। अभी तक तो इन्होंने ये 2-2.5 साल इस पे गुजार दिए, कुछ निगरान में कुछ इसमें, लेकिन इनकी सियासत तो खत्म हो गई है, इनकी कोई सियासत नहीं बाकी रही है। इसमें पीपल्स पार्टी भी खत्म हो गई, ये सिंध तक महदूद हो गई और ये जो है ना अब तो ये पंजाब से भी आउट हो रहा है क्योंकि इनके बयानिए में कोई दम नहीं है। लेकिन यूसुफ जई साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आपका एक जमात है जो कि आपके साथ रही है, आपके डिमांड्स में उन्होंने लब्बैक कहा है, आपको कई जगहों पे लेजिटिमेटली सपोर्ट किया है, उन्होंने वो जमातें जेगुआई। कल आपने सुना मौलाना गिला किया कि आपने उनको भी नहीं मतलब इस काबिल समझा कि आप मुज़ाकरात के मामले में एटलीस्ट उनको ऑन बोर्ड रखते कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्होंने कितना साथ दिया था आपका? देखिए, मेरे ख्याल से अपोजिशन में जेयूआई का अपना एक रोल है और पीटीआई का अपना एक रोल है। बदकिस्मती से दोनों का जो वो है इंटरेस्ट वो केपी के अंदर है और मैं जो समझता हूँ कि इनके बीच में इत्तेहाद नहीं बन रहा अब तक, वो सबसे बड़ा वो शायद केपी का ग्राउंड है। यही वजह हो सकती है, बाकी मैंने नहीं समझ। देखिए, हमने आज तक खुली सियासत की है, कोई ऐसी बात नहीं की है कोई, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे है कि इस वक्त आप देखें कि ये हुकूमत कितनी खामोश रही इसके फलस्तीन के इशू के ऊपर, और जो मजहबी जमातें हैं वो किस तरह खामोश रही हैं इन इशूज के ऊपर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले हर चीज के ऊपर, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जेयूआई हो, चाहे और मजहबी जमातें हो, वो बड़े खुलकर सामने आती थी। आज अगर ये लोग खुल के सामने नहीं आ रहे। ये तो कह रहे हैं इन्होंने ऑल पार्टीज वो बुलाई थी, कॉन्फ्रेंस बुलाई थी फलस्तीन पे, वो तो आप लोग नहीं आए उसमें। हमारे आने ना आने की बात नहीं है। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी तो सियासत इस पे चलती थी ना, और ये अगर आप देखें जिस तरह एमपी हो गई, जिस तरह दूसरी जो वो जमातें जो वो कार्ड खेलती थी, लिंग्विस्टिक कार्ड खेलती थी या इलाकाई कार्ड खेलती थी, वो सारी अब गायब जा रही है ना, मंजर से हट रही हैं। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है? ये तो जिस तरह आपने कहा कि हमारे जो भाई हैं वकील भी हैं, वो ज्यादा इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि क्या वजूहत है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मैदान में छोड़ा गया है और उनकी क़यादत में कुछ हो रहा है। 26वीं तरमीम भी लाई गई, आइन का हुलिया भी बिगाड़ा जा रहा है और मदारिस के साथ भी पंगे लिया जा रहे हैं उनकी तरफ से।
और मतलब ये कि एक अजीब सी सूरत हाल है इस वक्त। मेरे ख्याल से मैं पूछ लेते हैं कि ये मामला आगे ले जाके वही पूछ ही लेते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आप फरमाएं। एक तो बता दिया शौकत यूसुफजई साहब ने कि उनके व्यू में आपका इत्तेहाद क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि वो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली आप दोनों केपी में आपकी सियासत है और वहां पर आप लोग आमने सामने हैं। यही वजह है आपके भी व्यू में कि पीटीआई से आपका एक बाकायदा इत्तेहाद नहीं बन पा रहा, आपके कई सारे कन्वर्जेंस के बावजूद। और दूसरा, फैसल चौधरी साहब, वो आपके वकालत के तौर पर कॉलीग हैं आपके, तो इसलिए उनका वो तो वैसे अभी शौकत साहब कह रहे हैं कि खान साहब को सजा होनी ही होनी है, लेकिन वो उन्होंने तो कहा है बरियत का फैसला आ रहा है। अभी सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, इस पे आपका क्या ख्याल है, वाकई बरियत कब बनती है? काजल जो है ना वो है बरियत का 30। अब अगर वो फैसला इसलिए लिखने को फैसला जी, बरियत का फैसला आ रहा है। उन्होंने कहा ये सजा का नहीं, बरियत का है। गालिबन थोड़ी ऑडियो उसकी डिस्टॉर्टेड थी क्लिप की। उन्होंने कहा अगर फैसला आएगा तो बरियत का ही आना है, इसीलिए ताखीर हो रही है। दो बातें मेरे हवाले से की गई। एक तो उन्होंने कहा कि यूसुफजई साहब ने कि इत्तेहाद क्यों नहीं बन पा रहा। इत्तेहाद इसलिए नहीं बन पा रहा कि जो ग्रीवियंस मेरा पीपल्स पार्टी के साथ है, जो ग्रीवियंस मेरा नून के साथ है पूरे मुल्क में इलेक्शंस के हवाले से, वही KPK में PTI के साथ है। और PTI में जो हम कहते थे कि इंतज़ाम है, वो इंतज़ाम जो है वो अब स्टैब्लिश हो रहा है कि गंडापुर साहब जो है ना वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब की बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि 2 तरफ खेल रहे हैं, उन्होंने कहा 4 तरफ खेल रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह का एक बयान है। मुझे नहीं पता कि वो 4 तरफ खेल रहे हैं कि 4 से भी ज्यादा तरफ खेल रहे हैं। अच्छा, तो वो लेकिन 2 तरफ की तो बहरहाल आप कह रहे हैं दूसरा उन्होंने कहा। हाँ, तो उन्होंने कहा है, उनका बयान आपके पास रिकॉर्ड पे होगा। तो ये जब दोनों बातें हैं कि इंतज़ाम में जो है सब शरीक हैं। मैंने जो शुरू में जब हमारा और इनका अफेयर शुरू हुआ था PTI का, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा कि आप एक काम कर लीजिए, ये कर लीजिए कि आपका अपना जो है, आपका अपना कहना ये है कि फॉरेंसिक कराया जाए, इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए। आप खैबर पख्तूनख्वा में अनाउंस कर दें। और यूसुफजई साहब भी शायद उन लोगों में शामिल होंगे, मुमकिन है कि जिन्होंने शुरू में इनिशली जो है ना उन्होंने कंसीड किया कि जी हम तो तैयार हैं। उसके बाद फिर सारे इधर उधर हो गए। जितने भी दोस्त थे PTI के, उन्होंने कहा कि नहीं, जब सबका होगा तो फिर हमारा भी होगा। तो फिर हमने इनको रिक्वेस्ट, ये तो आप बहुत बड़ा इंकिशाफ कर रहे हैं कामरान साहब, चूंकि हमारे पास तो इस पे आखिरी ये तो रिकॉर्ड की बात है। बट सर, गंडापुर साहब तो कहते हैं मैंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस, मैंने तो अपनी असेंबली में खड़े होकर कहा है कि जिसको शक है वो आ जाए, हम जो हल्का बोलेंगे हम खोल देंगे। मैंने कहा 10 दफा कहा, इनके बहुत से दोस्त जो है इस बात पे उन्होंने प्रोग्रामों में एग्री किया, मगर बाद में उन्होंने चेंज कर दिया स्टांस। उन्होंने कहा कि नहीं, जब सबका होगा तो फिर हमारा होगा। ठीक है जी। तो जब आपके अगेंस्ट भी हमारा एग्रीमेंट है, बिल्कुल है। हमारे 10 ऐसे हलके हैं जहाँ पे 1000 से कम वोटों से सिर्फ हम मारे हैं। 20 ऐसे हलके हैं जहाँ 2000 से कम वोटों में सिर्फ हम मारे हैं। कहीं भी ये नहीं हुआ कि कोई दूसरा हार गया हो। तो वो हराने का तरीकाकार तो वो अभी कोयटा में भी हमने देख लिया। ये चंद दिन पहले इलेक्शन हुआ है, वो फॉर्म 45 हमारे पास है, फॉर्म 47 किसी और दोस्त के पास है। तो जब अगर किसी को हराना हो तो फिर इस तरह से बहुत आसान हो जाता है। आजकल तो स्पेशली जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है मामला। तो ये हमारा एतराज़ है। बाकी रहा ये कि फैसल चौधरी साहब कहते हैं इक्विटल, तो इक्विटल जो है ना वो डिपेंड करती है उस मुलाकात पे जो पहली मुलाकात थी गंडापुर साहब की और इमरान खान साहब की। ये मैं बहुत तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ, मैं तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ बतौर वकील। मेरा जो है ना वो सब कुछ जो है वो अदालतों के साथ है। मगर इसके बावजूद देखिए 2 दफ़ा डेट हो जाना, बिफोर फिक्स डेट जो है ना अनाउंस कर देना कि जी तशरीफ़ ना लाइए। तो अगर तो बात जो है वो सेटल हो गई है तो फिर सेटल हो गई है, नहीं हुई है तो नहीं हुई है। इसको एक और चीज़ से जो है ना वो आप इसको एक और चीज़ से मिला लीजिए आप। एक और ख़बर मैंने आज या कल पढ़ी है प्रिंट मीडिया में कि इमरान खान साहब की तरफ से कुछ बेल एप्लीकेशंस मूव हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में। ये बिल्कुल दुरुस्त है, वो कल लगी हुई हैं। इस वक्त उन 9 मई की 8 एप्लीकेशंस है। तो इस वक्त बेल एप्लीकेशंस का मूव होना जो है ना वो कुछ जो है ना वो कहते हैं कुछ निशान छूट जाते हैं ना। तो बस मैं इतना ही अदब से अर्ज़ करूँगा, ये कुछ निशान रह गए हैं, ये फुटप्रिंट हैं, ये फुटप्रिंट पहले आ गए हैं, हालांकि चलना बाद में लोगों ने। तो जो भी करें इस पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है।
ये तो मेरा ख्याल है ब्रेकिंग न्यूज़ है पूरे हफ्ते की। और शौकत यूसुफजई साहब जो हमारे साथ अभी कामरान साहब ने बात फरमाई है कि अभी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे आप लोगों की मतलब वो 9 मई वाले जो एक्विटल के केसेस हैं जो लगे हुए हैं उनका लगना भी कोई महज इत्तेफाक नहीं है और उस पर आपकी सज़ा डिपेंड है। मतलब मेरिट वेरिट कोई नहीं है। ये जो मुलाकातें हो रही हैं गंडापुर और खान साहब की उस पर डिपेंड करेगा कि बरियत होनी है या सज़ा होनी है। आप कैसर साहब, आपसे मैं इसलिए ये पूछूं चूँकि आप इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, आप काबीना में भी हैं, आप माशाल्लाह ज़ाहिर गवर्नमेंट में सिटिंग मिनिस्टर हैं, आपने दोनों हजरात को सुना। हाउ डू यू फील के एज अ डेकोरेटेड मेंबर, एज अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ योर पार्टी एंड मेंबर ऑफ द फेडरल कैबिनेट ऑल्सो, कि ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और कहते हैं कि कुछ मुलाकात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सज़ा होनी है या नहीं होनी है, और दूसरा ये जो कमीशन के क़याम का मुतालबा है इसके ऊपर भी फरमाइएगा 9 मई और 26 नवंबर इन 2 मामलात पे आपकी हुकूमत कमीशन बना दे। क्या आपको लगता है आपकी गवर्नमेंट को या मुज़ाकराती टीम को कमीशन बना देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सारी बात उन्होंने खुल के तो कह दी है, सारी बात तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दी और लीगल मामलात को समझते हैं। कल फैसला आने वाला है, सब जुडिस मामला है। अब इसमें ज़्यादातर क्या है, क्योंकि कोर्ट के सामने सूरत हाल है, कल फैसला हो जाएगा। 2 बार मुलतवी हुआ, ये वाकई एक ऐसी चीज़ है जिसका हर कोई नोटिस ले रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। अब कल के फैसले के बाद सारी चीज़ें मैं समझता हूँ क्लियर हो जाएंगी। और जो मुलाकात है, सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की, बड़े सीजनड है माशाल्लाह लायर और समझते हैं सारे लीगल मैटर्स को। तो इन्होंने जो कहा कि वो मुलाकातों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो बड़ी एक ऐसी बात है जिस पे जो भी मैंने आप दे ले उसको बहुत बड़ी खबर है। जी जी, बहुत बड़ा इंकशाफ है इससे पहले। जी बहुत बड़ी खबर है। और फिर ये बड़ा उन्होंने क्लियर किया कि क्या वजह है कि हमारा वो KPK में जो PTI के साथ JUI के वो जो एतराज़ात हैं उसको दूर क्यों नहीं किया गया। वही बात वैसे तो PTI करती है सारे मुल्क में इलेक्शन के बारे में, और बार बार अभी सेनेटर साहब ने कहा कि हमने भी वही बात की है, तो हमारी बात ही मान ले। KPK में उनके कई सीटों पे उन्होंने गिनवाया कि 1000 वोट से और 2000 वोटों से काफ़ी उनके उम्मीदवारों ने लूज़ किया है इलेक्शन। तो ये बड़ी अहम बातें हैं जो आप डिस्कस कर रही हैं प्रोग्राम में। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक उनके आपने पूछा कि जुडिशल कमीशन की बात है, तो अब ये तो दोनों तरफ से मुज़ाकराती कमेटियाँ बनी हुई हैं और ये उन्होंने अपना रखा है कि जुडिशल कमीशन बनाए। अब मैं उससे क्या बात कर सकता हूँ, क्योंकि यही तो डिस्कस हो रहा है। जो मुज़ाकराती कमेटीज़ हैं उनमें मेन आइटम ही यही डिस्कस हो रहा है, वो आपस में तय हो जाएगा। मैं समझता हूँ कोई ना कोई मसला, कल का फैसला बहुत अहम है, उस फैसले के बाद काफ़ी कुछ सामने आएगा कि सूरत हाल क्या है। मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये जो जुडिशल बाकी भी मुतालबात हैं, ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं, ये भी कुछ और आपस में मुज़ाकरात कब होने हैं, किस तरह होने हैं, उसमें क्या मेन टॉपिक होना है, सारी चीज़ें कल के बाद सामने आएंगी। कैसर साहब, मैं अगर अर्ज़ कर पाऊँ, आपकी गवर्नमेंट ने जैसे भी गुज़िश्ता हफ्ते हमसे बात की थी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, वो आपको पता तर्जुमान भी है ना हुकूमती ये जो कमेटी है उसके वफ्द के मुज़ाकराती, तो उन्होंने ये कहा था कि तो हमसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और NRO के तहत मांग रहे हैं कि तमाम केसेस को साइड में रखें और खान साहब की रिहाई, हुकूमत बजरिया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सबकी रिहाई कर दे बशमूल खान साहब। और आज वो कहते हैं कि हमें कोई रिहाई वगैरह नहीं चाहिए। हमने तो उन्होंने कहा बात भी नहीं की उन्होंने रिहाई की। तो आपको लगता है कि इसमें आप मुस्कुरा भी रहे कि हुकूमत का, आपको लगता है कि जो उनका स्टांस था हुकूमत का, बड़े जैसे कहते हैं ना बुलंदो बांग अंदाज में PTI ने ये आपका स्टांस गलत साबित किया है कि आज उन्होंने कहा हमें कोई रिहाई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कमीशन का क़याम चाहिए। देखिए ना, बड़ी कन्फ्लिक्टिंग बातें हैं ना जो आप जो बयानात हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। तो अब इसमें एक दूसरे की बात फिर क्या कोई बात करे ना कि एक तरफ ये जो अदालतें हैं, अदालतों में सारे फैसले तो उधर होने, ये कैसे कोई हो सकता है रिहाई के बारे में कोई फैसला हम मुस्लिम लीग तो नहीं कर सकती, या इस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकती है इसमें। ये तो फैसला अदालतों में है
और कल भी एक बहुत बड़ा फैसले आने वाला है अदालत से, तो जो अदालत का फैसला है उसको तस्लीम करना चाहिए उसको, और जो लीगल उसकी पोजीशन है, अगर किसी ने उसके खिलाफ करनी होती है अपील तो वो भी उसका राइट होता है। ये तो मैं ये बात बिल्कुल सही है कि फैक्चुअली स्पीकिंग तो आप सही फरमा रहे हैं कि फैसले अदालत नहीं करने हैं, करने भी वही चाहिए, लेकिन जो कामरान साहब ने बात की, उन्होंने कहा मेरिट वेरिट कोई नहीं है, अभी तो मुलाकातों की बुनियाद पर और बात बनी या नहीं बनी उसके ऊपर फैसले आ रहे हैं। मैं यही तो असल ज्यादातर समझे आप हम सबके लाने की बात है। आफ्टर अ ब्रेक इस पे बात करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले तो बड़ा इंकशाफ हुआ है प्रोग्राम पे। अब देखते हैं कि पीटीआई जिनकी वजह से और जिनके केस के हवाले से ये इंकशाफ हुआ है और जिन पे कहा जा रहा है कि मुलाकातों के जरिए जो है वो सज़ा ख़त्म करानी है या दिलवानी है, ये वो मतलब इस नहज पे है। यूसुफ सईद साहब, ओवर टू यू। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है आई थिंक आप पे। हम पे कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगता है, सारे तो झूठे इल्ज़ाम हम पे ही लगते हैं। देखिए हम तो अदालतों के जो जैसे भी हमारे साथ सलूक होते हैं, हम फिर भी अदालतों के सामने खड़े होते हैं, जाते हैं, पेश होते हैं, अपने सारे केसेस अदालतों से ही ख़त्म करते हैं। तो ये जो छुप छुपा के अगर हमने करना होता तो बहुत पहले से हो जाता। 1.5 साल खान साहब को जेल में गुजारने की जरूरत ही ना होती। लेकिन वो शख्स जो है ना, वो जब वो कह रहा है कि मैं एनआरओ नहीं लूंगा, बांगे दौल कह रहा है, अभी तक कितनी उसके जबरदस्ती दे रहे हैं एनआरओ जी, वो अपनी ये जी एनआरओ मांग रहा है। वो कहता है जी मुझे चाहिए ही नहीं है, मैं आपसे बात ही नहीं करता हूँ एनआरओ पे। तो देखिए एक बंदा जिसकी ट्वीट की चीखें निकल गई, एक ट्वीट से सबकी, एक की नहीं सबकी चीखें निकल गई। तो वो ट्वीट अगर कोई, तो आपका क्या ख्याल है कि वो एनआरओ मांग रहा है? एनआरओ मांगने वाला बंदा ऐसा ट्वीट करता। तो मेरे ख्याल से जरा सोच समझ के बात करें। ये हम अपने चूंकि बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये बात माननी चाहिए। रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए फैसले डिले भी हो जाते हैं और फैसले हमारी मर्जी से नहीं हो रहे हैं, वो अपने एडजस्टमेंट करके फैसले कर रहे हैं। तो मैनेज अच्छा, चूंकि आपने यूसुफ सईद साहब आपने ट्वीट का चूंकि जिक्र किया ना, इसका बता दें ट्वीट वाकई खान साहब आपने कहा ना कि अगर वो एनआरओ मांग रहा होता तो इतनी सख्त जबान में ट्वीट्स और ये इतनी सख्त तनकीद तो ना कर रहे होते। ये आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन ट्वीट आप ऑन कर रहे हैं खान साहब के अकाउंट से, ट्वीट मतलब आपकी ही तरफ से और खान साहब की ही तरफ से की जा रही है, क्योंकि कई दफा पीटीआई के कई लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कौन कर रहा है। रऊफ हसन साहब का बयान है इस हवाले से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब ये खुद प्रोपेगेंडा तो यही होता है ना। अब आप देखें, चाहे वजीर आजम साहब खड़े हो जाते हैं स्टेज या मरियम बीबी खड़ी हो जाती है स्टेज पे या कोई और वज़रा, सारा दिन मतलब ये कि उनकी वो हो जाती जी पीटीआई इंतशारी है, पीटीआई दहशतगर्द है। इससे हुआ क्या है? एक आने का फायदा हुआ है इनको, किसी ने इनकी बात मानी है? क्यों नहीं मान रहे आवाम? इसलिए नहीं मान रहे कि झूठ बोल रहे हैं। जब झूठ बोलते हैं ना तो इससे फिर पता चल जाता है। तो अब देखें, अब इशू क्या है, इस वक्त मुल्क है मुश्किल में। इमरान खान ने मुल्क की मुश्किलात को देख के फैसला किया कि जी चलो ठीक है, हम आपने बड़े इल्जामात लगा दिए, आपने बड़ी ज्यादतियां कर ली, लोग हमारे मारे, हमें जेलों में रखा, वो सारी चीजें एक तरफ कर लो, मुल्क के लिए मुज़ाकरात करो। और ये अगर हुकूमत के अंदर अगर अंदर से खौफजदा नहीं है, उनके अंदर कोई चोरी नहीं है, चोर नहीं बैठा है, तो मुझे बताएं कि अगर ये समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात से मुल्क ठीक हो सकता है और चीजें आगे बढ़ सकती हैं, तो कमीशन बनाने में इनका क्या मसला है? ये क्या खौफ, किस चीज का खौफ है इनका? ये जो बार बार कह रहे हैं कि तो आपको भी किस चीज का खौफ है? ये भी सवाल सही है। मैं यूसुफ सईद साहब इसी तवस्सुत से आपसे भी इसी कंटिन्यूटी में सवाल कर लूं। फॉर्म 47 के आप लोग केपी में बेनिफिशियरी हैं, आप लोग बात करके कि जी हम हल्का खुलवाएंगे ये वो, जब आपसे हकीकी तौर पर कहा जाता है तो आप लोग मुकर जाते हैं। ये कितना बड़ा आपके ऊपर एक्यूजेशन है, कितना बड़ा एलिगेशन है? देखिए बात सुने, ये हल्का खुलवाना, ये हम किसी ये बताए कि कौन सा हल्का खुलवाना है, लेकिन बात ये कि क्या हमारे पास वो इख्तियार है? नहीं, ये तो खैर अब ये तो फिर वही तो हम कह रहे हैं ना कि चलो हो जाए, बना ले कमीशन, हमें तो कोई एतराज नहीं है। यहाँ देखें 8 फरवरी का इलेक्शन था, 8 फरवरी का इलेक्शन हमने बगैर बल्ले के लड़ा है, बगैर निशान के लड़ा है और हमें कैंपेन भी नहीं करने दी गई।
तो अगर इसके बावजूद हम इतना बड़ा वोट लेते हैं, हमें बताए ना, हमारे साथ किसने फेवर किए? हमें तो हर तरफ से मार पड़ रही थी। कौन सा ऐसा वो था जो हमारे ऊपर तरस खा रहा था कि जी ये इनको टिकट दे दे, इनको हुकूमत दे दे? कहते हैं आपका केपी में आपके ऊपर बड़े मेहरबान थे, आपके ऊपर मेहरबानियों की बारिश हो रही थी। वफाक में तो चले नहीं होगी, लेकिन केपी में अलग सूरत हाल थी, यही तो इल्जाम है उनका। जी, इसलिए तो मुझे और कमरान बंगश और तैमूर झगड़ा, हमारी सीटें तो जीती हुई सीटें हैं ना, अभी भी निकाल के देख लें। तो जो हमें रोका गया है, तो इसका मतलब है कि ये देखिए, बिल्कुल मैं नहीं समझता इस चीजों को। ये अल्लाह ताला अगर हमें जिंदगी दे, कभी इस मुल्क के अंदर कभी ना कभी तो निजाम दुरुस्त होगा और कोई शेर का बच्चा निकल आएगा, वो कोई ना कोई इस पे लिखेगा, किसी जमाने में अपने कोई यादाश्त लिख देगा इसमें कि क्या हुआ है 8 फरवरी को। तो कभी ना कभी तो चीजें सारी जिंदगी। देखिए, अब जुबैर साहब उस वक्त PMLN में थे, आज वो गैर जानिबदार होकर वो कैसे बातें करते। इसी तरह जो हमारे अब्बासी साहब वो क्या बता रहे हैं टीवी पे आ रहा है, वो भी जाती हो रही है, PTI के साथ जाती है। तो कभी ना कभी अल्लाह का खौफ तो होगा ना किसी न किसी को। एक दिन जरूर ये खौफ किसी के दिल में आएगा और वो साफ साफ बातें करेगा। जी कामरान साहब, तो हुआ है, हमें देखे ना, हम अपने घर से नहीं निकल सकते थे, हम कैंपेन नहीं कर सकते थे, कैंपेन करते थे पीछे से फोन आता था। तो ये किसी से ढकी छुपे बातें तो नहीं है। हमारे खिलाफ ओपन लोग जो है ना, खातन के जो जहाँ पोलिंग स्टेशन थी उसमें ओपन वोट डाला जा रहा था हमारे खिलाफ। अच्छा, हम बात करते तो पुलिस आके हमें उठा लेती। हाँ, तो ये किसी से कोई ढकी छुपी बात है? बताएं जी कामरान साहब, उन्होंने 2-3 बातें काफी सॉलिड आर्गुमेंट्स दिए हैं अपने दिफा में। उन्होंने कहा है कि ऐसा होता तो खान साहब इतनी सख्त तनकीद तो ना कर रहे होते ना, अगर वो NRO के मुतलाशी होते, सब कुछ होता। आप देख रहे हैं उनकी ट्वीट्स कितनी सख्त आ रही हैं, बल्कि जी प्लीज गो अहेड। अच्छा, नहीं, ऑन भी नहीं कर रहे यूसुफ साहब, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वैसे बाय दी वे आपको एक सवाल पूछना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात जो है ना, इसलिए हम कर रहे हैं कि मुल्क मुश्किल में है। तो 26 नवंबर 2024 को मुल्क तो मुश्किल में बिल्कुल नहीं था ना, ठीक है ना जी। फिर उससे पहले 9 मई को भी नहीं था मुल्क मुश्किल में। तो उस वक्त तक तो मुज़ाकरात नहीं थे। तो फिर ये जो इतने लोग खाम खा बेचारे शहीद करवाए, मतलब आपका केस है कि इतने लोग बेचारे मरवाए, तो फिर ये क्यों करवाए? इसको तो फिर नहीं मरवाना चाहिए था ना। उनको जो है वो उस वक्त भी मुल्क मुश्किल में था, अपने वर्कर को भी मरवा लिया। फिर उसके बाद मुश्किल से निकल भी आए 1 महीने में, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पे भी आ गए। बहुत सारी कंट्राडिक्शन है। ये मैं जो बात करता हूँ, ये मैं एक वर्कर के तौर पे, पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे करता हूँ, JUI के वर्कर के तौर पे नहीं कर रहा। वो इसलिए कि ये आम लोग जो है ना, जो प्रूडेंट माइंड है, इन बातों का जवाब मांगते हैं। आप कहते हैं कि जी हमने मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद मुज़ाकरात का हामी हूँ। मुज़ाकरात होने चाहिए थे, बिल्कुल होने चाहिए थे। 9 मई से भी पहले होने चाहिए थे, उसके बाद भी होने चाहिए थे। इलेक्शन धांधली ज़्यादा है मगर पूरे मुल्क में, और जिन्होंने धांधली की है, यूसुफ साहब की इतला के लिए, जब वो रिटायर हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद तबलीग में चले जाते हैं। वो सारे जो है ना, फिर वो क्योंकि गुनाह ज़्यादा होते हैं, वो ज़मीर तंग करता है, तो फिर उनको जो है ना, वो तबलीग वाला जो है ना, उनका ख्याल ये है कि लोगों की आँख खा के मेरी सीटें किसी और को दे के, फिर इससे तबलीग का जो है ना, वो तबलीग में जब चले जाएंगे, फिर उनका जो है ना, वो जो वज़न है, उनके जो बोझ है उनके ज़मीर पे, वो ख़त्म हो जाएगा। बात तो इतनी है कि जिस वक्त तक फेयर और फ्री इलेक्शन जो है नहीं होंगे, कल जो है वो 2018 में कोई और उनके लिए जो है ना वो टूल बना था, 2024 में कोई और टूल बना है। ये टूल बनने का अमल जो दरमियान 24 में सर कौन टूल बना है? चले 2018 में तो आप लोग एक पेज पे थे ना, आपने खान साहब के खिलाफ PDM पूरी आप लोगों ने बनाई, सरबरा थे मौलाना साहब PDM के। वो 24 में टूल इन आर यू वेरी क्लियर सर कि ये मियां साहब बने या PMLN, मतलब कौन टूल बना है? अलाकार कौन बना है? सारे बने हैं ना, इंतज़ाम है। एक जगह पे खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना किसी और को दे दिया, बलूचिस्तान और सिंध में किसी और को दे दिया, बाकी ओहदे जो है ना वो सारे आलाकार को दे दिए, बशमूल PTI और बशमूल सारे जितने जिन में जो है वो इक़्तिदार बटाए। तो नहीं, शौकत साहब तो कहते हैं हमें हराया गया और हम तो कैंपेन नहीं कर सकते थे, हमें फोन आ जाता था, ये वाली बातें। ये फोन तो वो उनको तो फोन आता होगा, हम पे तो धमाके हो रहे थे, हमारे तो लोग मारे जा रहे थे, हमें तो निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो ये होता है कंट्रोल करने का तरीका
कि किसी को जो है ना वो घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, उसको बता दिया जाएगा अगर तुम निकले वो देखो तुम्हारा फलाना आदमी शहीद हो गया, अब इसके बाद फिर अगला काम ये हो सकता है। तो ये जो है ना वो ऐसे मैसेजेस होते हैं, हिडन मैसेजेस होते हैं, जिसके नतीजे में कैंपेन जो है करना मुश्किल होती है। ये एक इंतज़ाम है, चल रहा है, 2018 में इंतज़ाम था, चल रहा है, चल रहा था पाकिस्तान में, इसी तरह के इंतजाम जो है ना चलते रहे। वो आप कमीशन ऑफ ट्रुथ की वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं यूसुफ साहब, बट कैसर साहब से सुनेंगे क्योंकि आलाकार जो है तमाम को करार दिया है कामरान साहब ने, इंक्लूडिंग के जिन PMLN में जहां पर वो लोग इख्तियार में। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाजरीन। कैसर साहब ओवर टू यू सर। मैं आपसे यही अर्ज करी थी कि परेशानी की बात यही है ना कि मेरिट पर नहीं, मतलब इंकशाफात ये हो रहे हैं कि मुलाकातों की बुनियादों पर फैसले हो रहे हैं अदालत के। ये इंकशाफ एक काफ़ी अलार्मिंग है। दूसरा ये कि यूसुफ ज़ई साहब ने फरमाया कि एक ट्वीट से भी हुकूमत इतना डरती है खान साहब के, तो जाहिर है वो फिर बहुत पावरफुल है ना, इसी वजह से उनको ये। अब मैं इरफान सिद्दीकी साहब का बयान आपके सामने मैं पढ़ रही हूँ। वो कहते हैं इमरान का बयान दूसरी मीटिंग के बाद आया, अगली मुलाकात में दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे बयानात ना आए। वो जो अर्दली वाला बयान दिया था ना खान साहब ने, उसके हवाले से, मतलब वो कहते हैं गवर्नमेंट तो एक बयान से खान साहब के इतनी खौफजदा है। देखिए यूसुफ ज़ई साहब ने खुद ये ट्वीट की बात भी की और उसको ओन भी नहीं किया। या तो आपके प्रोग्रामों में क्लियर बात हो ना, उसको कहें। वैसे तो कह रहे हैं कि उनका इतना बयान सख्त था और इतना डर गए सारे, और वो कैसे उनको चाहिए ही नहीं, रिहाई चाहिए ही नहीं। अब इनको समझाते रहे ये क्या बात हुई। अब मुल्क का मफाद ये कह रहे हैं अभी शुरू हुआ ना, पिछले 6 साल से 2018 से कोई सैकड़ों बार हम इनसे गुजारिश कर चुके हैं कि आइए बैठिए, मुल्क के मफाद में बैठ के मुज़ाकरात करें। और चार्टर ऑफ इकानमी तो हम 10 साल से कह रहे हैं। तो आज जैसे बड़ा सही बात की कामरान मुर्तज़ा साहब ने, अभी मुल्क का मफाद इस वक्त याद आया ना, 26 नवंबर को भी नहीं याद था और 9 मई को भी याद नहीं था। बड़ी क्लियर बात है। और अभी ये ट्वीट किया है तो पहले ये तो क्लियर वो करें कि ट्वीट उन खान साहब का है या नहीं है, वो भी उन्होंने कंफर्म नहीं किया। तो एक तरफ देखिए, एक तरफ मुज़ाकरात, अगर मुज़ाकरात पे आए हैं तो अच्छी बात है, हमें उस मुज़ाकरात के माहौल को खुश आमदेद कहना है। आ गए, अच्छा हम कहते रहे नहीं आए, अभी उन्होंने समझा तो आ गए, अच्छी बात है। फिर उसमें अगर माहौल को ख़राब ही करना है तो फिर तो वो वहीं का वहीं। बट मैं कैसर साहब इजाजत दीजिएगा, वो कहते हैं माहौल वो लोग खराब नहीं कर रहे, माहौल आपकी तरफ से एक बहुत तवाना धड़ा है जो कि नहीं चाहता मुज़ाकरात हो। अब मैं आपको सुनाती हूँ असद कैसर साहब का बयान। वो बाकायदा 2 लोगों के नाम ले रहे हैं कि ये वो धड़ा है PMLN का जो कि मुज़ाकरात फेल हो जाएं। प्लीज सुनिएगा, इसका जवाब फरमाइए प्लीज। के हवाले से हुकूमत के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं और मुख्तलिफ बातें हो रही है। हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज जिस तरह बात कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को जो नाकाम बनाया जाए। जी कैसर साहब, सर उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया है असद कैसर ने। वो कहते हैं मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ साहब, ये दो बाकायदा वो लोग हैं जो चाहते हैं हर सूरत मुज़ाकरात नाकाम हो। ये शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने बानी का नाम ले लिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम सबको तवक्को करनी चाहिए कि मुज़ाकरात में कामयाबी हो। इस वक्त किसी को भी अगर किसी ने लिया है तो एहतियात करनी चाहिए ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। ये मुल्क के मफाद में है, क्योंकि अगर हम ये लड़ते रहे तो जो सूरत हाल बनी है 1990 में इंडिया की इकानमी हमसे 4 गुना थी, आज 12 गुना हो गई। हम इतना बहुत बड़ा मुल्क, हमारी पर कैपिटल ज़्यादा थी, हमारी करेंसी मजबूत थी, आज वो 12 गुना हो गए। हम यही करते रहे आपस में। और मैंने भी कोई पिछले 7 इलेक्शन कंटेस्ट किए 93 से। इलेक्शन की बात तो कौन सा इलेक्शन है जिसको कहा गया है कि फेयर इलेक्शन हुआ है। ये तो एक इंतज़ाम है। जिस तरह बिल्कुल दुरुस्त का बात हुई कि 2018 में खुद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि अगर कोई बात 2024 की कर रहे हैं तो 2018 की भी करें। 18 और 24 को साथ दोनों इलेक्शन की बात कर लें। अब बात क्यों कहीं ना कहीं तो सेटल होना है ना। 18 के बाद जो भी हमारे इख्तिलाफात थे, आखिरी चंद वो है तो आपसे जरूरी एक सवाल है कैसर साहब, इतना फरमा दें नाज़रीन के लिए भी बहुत जरूरी ये बात है। ये जो अमेरिका का फैक्टर है, या आप फैक्टर इन कर रहे हैं, अकाउंट इन कर रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि उस वजह से हुकूमत अपने आप को प्रेशराइज्ड फील कर रही है कि आप लोग इनके साथ मुज़ाकराती मेज पर आकर बैठे हैं। और वो जो हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट का भी एक थोड़ा इनकी तरफ एक है कि इनको एंगेज कर रहे हैं और इनकी तरफ एक ठंडी हवाएं नजर आ रही हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ?
फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट साइड? देखिए, जो एस्टेब्लिशमेंट का या मुस्लिम लीग की हमारी भी कोशिश है कि इनसे कोई ना कोई बैठ के एक अपोजिशन वाले अपना रोल करें, हम अपना रोल करें और कोई ना कोई पॉजिटिव बात हो, हम खुद भी चाह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक खबर है अमेरिका के इलेक्शन का या उनके सदर के मुंतखब होने का तल्लक है, अमेरिका ने क्या न्यूक्लियर हमने जब किया, धमाका किया, तो तब तो हम उनके प्रेशर में नहीं आए। वो तो बड़ी पुरानी बात है, 98 की बात है। आज क्या उससे 26 साल बाद हम न्यूक्लियर स्टेट हैं और इतने अहम हमारा मुल्क है, क्या प्रेशर हम तो देखिए ना, एक तल्लुकात ज़रूर हम अच्छे रखना चाहते हैं चीन से भी और अमेरिका से भी, लेकिन पाकिस्तान तो एक सॉवरीन कंट्री है, अपना हम फैसले करते हैं जो मुल्क के मफाद में होता है और कोई प्रेशर नहीं होता। और मुल्कों ममालिक में ये जो बातें होती हैं सिर्फ खामखा उनकी तवक्कुआत हैं इस पर। मैं भी समझता हूँ कि आपस में हमारी पार्टियों के दरमियान एक समझौता होना चाहिए, बेहतर तल्लुकात होने चाहिए, मुल्क के मफाद की बातें करनी चाहिए, वहाँ तक तो मैं एग्री। लेकिन प्रेशर नहीं होता दुनिया में, कोई इस किस्म का बातचीत जरूर होती है, एक दूसरे से मशवरे होते हैं। प्रेशर नहीं, यानी प्रेशर के बाद खुद चाहते हैं कि खैर सगाली हो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। बहरहाल कैसर साहब ने हमेशा यही वाली बात हमेशा रखी है कि वो खैर इस बात के हमेशा से ख्वाह हैं। थैंक यू टू एवरीवन। नाज़रीन, रनिंग आउट ऑफ टाइम। अल्लाह हाफिज़।